लोक संस्कृति विद्यानिवास विश्वविद्यालय की आलोचना और दूसरी जो आलोचना साहित्य है उनका सत्र हमने रखे थे, लेकिन दो वक्ताओं के नहीं आ पाने की वजह से इसको एक ही सत्र में समायोजित कर रहे हैं। लोक संस्कृति वाले सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर सुरेंद्र दुधानी को करनी थी, लेकिन उनका विशेष आग्रह है कि इस सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर रामदेव शुक्ल जी करें, तो इसलिए उस हिसाब से हमने समायोजित किया है। और इस सम्मिलित सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर रामदेव शुक्ल जी कर रहे हैं। इस सत्र में प्रोफेसर कृष्ण कुमार सिंह जी, डॉक्टर अनुराधा गुप्ता और प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे के तो सबसे पहले इसकी शुरुआत मैं कर रहा हूँ कृष्ण कुमार सिंह जी से। आप मध्यकालीन मध्य साहित्य एवं आधुनिक हिंदी साहित्य के विशेषज्ञ हैं और उपन्यास, लोकतंत्र और सांप्रदायिकता जैसी पुस्तक के लेखक है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा में आप कार्यकारी आप कुलपति रहे वक्त। पंडित विद्यानिवास मिश्र जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित संगोष्ठी में उपस्थित होने का अवसर देने के लिए मैं प्रदेश साहित्य अकादमी फिर कभी आभार व्यक्त करता हूँ। इस सत्र के अध्यक्ष रामदेव शुक्ल जी, इस सत्र में वक्ता के रूप में उपस्थित परम आदरणीय प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी, आदरणीय डॉक्टर विद्यारंजन सिंह जी, साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी, गोष्ठी में उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्र जी, प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, प्रोफेसर वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी, प्रोफेसर माधव महाराज जी, अन्य सभी दिग्गजन, विद्यार्थियों, देवियों। पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के अवदान पर कल से काफी चर्चा हुई। आज भी पिछले 2 सत्रों में उन्होंने विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान सुने। मैं अपनी बात उनके 2-3 निबंधों पर केंद्रित करके करूंगा और वे निबंध हैं उनके आरंभिक निबंध संग्रह चितवन की छां में संकलित होते हैं। पहला निबंध तो है चितवन की छां और दूसरा है धनवा पियर बदले मनवा पियर बदले। इन 2 निबंधों के बहाने उनकी रचना यात्रा जो एक निबंधकार के रूप में उन्होंने रचना यात्रा की, उसको देखने का मैं विनम्र प्रयास करूंगा। यह हम लोगों को पता है कि पंडित जी का पहला निबंध संग्रह चितवन की छां का प्रकाशन 1953 ईस्वी में हुआ है। जिन 2 निबंधों पर मैं अपनी बात केंद्रित कर रहा हूं, उनकी रचना 1950 ईस्वी में हुई थी। एक निबंध उन्होंने लिखा था देवरिया में रहते हुए और दूसरे निबंध की रचना उन्होंने प्रयागराज में की थी। इन्हीं 2 निबंधों को मैं समझता हूं कि उनकी निबंध यात्रा के प्रस्थान बिंदु के रूप में देखा जाना चाहिए। अभी कच्छ में पधारे हैं हिंदी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रणाम करता हूं। पंडित जी ने अपने एक निबंध में, जिसका शीर्षक है मुकुट, मेखला और नुपुर, उसमें उन्होंने एक बात लिखी। उन्होंने कहा कि जो पेशा मैंने चुना है
उसमें बिना शर्त के और बिना किसी प्रतिदान की अपेक्षा के धरती का रस लुटाना है। धरती के रस को लुटाने का संकल्प लेकर ही पंडित विद्यानिवास मिश्र ने हिंदी निबंध की अपनी यात्रा का आरंभ किया था। आज से 75 वर्ष पूर्व लिखे गए इन दो निबंधों को पढ़ने पर सहसा विश्वास नहीं होता है कि 25 वर्ष का एक नवयुवक जिस भाषा में निबंध लिख रहा है उसको इतने प्रकर्ष पर, इतने उत्कर्ष पर कैसे पहुंचा रहा है। इसके पीछे जो उनकी साधना है, उस साधना की तरफ मैं अगर ध्यान आप लोगों का दिलाऊं तो सचमुच बहुत सुखद लगता है। एक जगह मैं साहित्य में और संस्कृति की दुनिया में विचार करते हुए तो एक विचार मन में रहता नहीं, मैं सोचता हूं कि बस एक ही ख्याल रहे, मगर ख्याल से पैदा ख्याल होता है। गैब्रियल गार्सिया मार्केज का एक साक्षात्कार मैं पढ़ रहा था पिछले दिनों। मार्केज के बारे में कहने की जरूरत नहीं है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित दुनिया का और विख्यात कथाकार। वो कहता है अपने एक इंटरव्यू में कि मैं अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में जब विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि आदमी को, रचनाकार को खास तौर से गंध को जरूर याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा अपनी रचना प्रक्रिया की चर्चा के प्रसंग में कि एक ऐसा समय आया, एक ऐसा क्षण आया था जब मैं अमरूद की गंध को याद करना चाहता था, लेकिन अमरूद की गंध को मैं याद नहीं कर पाया। तो मुझे लगा कि अगर मैं अमरूद की गंध को याद नहीं कर पा रहा हूं तो मैं अपने अतीत को याद नहीं कर पा रहा हूं और मैं अपनी जड़ों को भूल गया। ऐसी स्थिति में मुझे लेखनी रोक देनी चाहिए। गैब्रियल गार्सिया मार्केज गंध को इतना महत्व दे रहा है। गंध को कितना महत्व पंडित विद्यानिवास मिश्र देते हैं, इसका अंदाजा आप उनके प्रथम निबंध चितवन की छाह से लगा सकते। उसका आरंभिक अंश में पढ़ रहा हूं, उन्हीं की गवाही रहती ज्यादा अच्छा है। गंध को ही मैं परम तत्व मानता हूं। बचपन से ही इस पार्थिव तत्व की ओर मन अधिक दौड़ता रहा है और आज शब्द के आकाश पथ में विहार करते हुए भी पार्थिव गंध पर बस कभी न कभी चित्त के चतुर विहंग को खींच लेती है। इस मिट्टी का गुण है गंध, जैसे आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, जल का रस और तेज का रूप। इसी रस के, इसीलिए रूप के तेज के पुजारी चकाचौंध से औंधे हो जाते हैं। उन्हें देखने से भी आंच लगती है। रस के पुजारी शीतल और जड़ हो जाते हैं। स्पर्श के पुजारी को वायु छू लेती है। वायु का गुण स्पर्श और वायु भोजपुरी अंचल से जो लोग परिचित है, वायु पेट में उठती है। स्पर्श के पुजारी को वायु छू लेती है। शब्द का पुजारी शून्य हो जाता है। पर पृथ्वी के गुण गंध का पुजारी पृथ्वी का ही नहीं बल्कि समस्त विश्व का अमर श्रृंगार बन जाता है। प्रस्थान बिंदु पंडित विद्यानिवास मिश्र का यही है और यही कारण है कि उनकी अजस्र सृजनात्मकता आजीवन बनी रही। उसका स्रोत कभी सूखा नहीं। पृथ्वी की गंध से उनका लगातार जुड़ाव था और यह जो पृथ्वी की गंध है, यह लोक की गंध है, लोक संस्कृति। और पंडित विद्यानिवास मिश्र इस विषय पर विचार करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हैं। मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण संकेत इस निबंध में मिले हुए और इसमें समस्त भारतीय परंपरा बोल रही है और उस भारतीय
भारतीय परंपरा का अविरोध किसी अन्य परंपरा से नहीं है। आप देखें कि जीवन से गहरा प्यार, जीवन से गहरा लगाव पंडित जी के साहित्य में आद्यंत मिलता है। आप जिस पन्ने को उल्टे आप इस विशेषता को आसानी से पाएंगे। पंडित जी की एक छोटी सी पुस्तक है हिंदू धर्म जीवन में सनातन की खोज, जिसकी चर्चा थोड़ी देर पहले भी हुई थी। मैंने अपनी सीमित जानकारी में जितनी पुस्तकें हिंदू धर्म को समझने के लिए पढ़ी हैं, उससे ज्यादा प्रामाणिक पुस्तक मुझे कोई दूसरी नहीं मिली है। ये मेरी सीमा भी हो सकती है। उसमें एक जगह पंडित जी स्पष्ट करते हैं लोक का अर्थ। लोक के अर्थ को कई जगह उन्होंने अलग अलग ढंग से व्याख्यायित किया है, लेकिन उस पुस्तक में उन्होंने लोक के 3 अर्थ बताए। उन्होंने कहा कि लोक का पहला अर्थ है प्रकाश, जिसका लक्षण है प्रसरण, फैलना। लोक का दूसरा अर्थ वो बताते हैं भुवन, और वो कहते हैं कि भुवन का भी यही गुण है, प्रसरणशील होता है, फैलता है। तो प्रसाद फैलता है, प्रकाश फैलता है और भुवन फैलता है। और उसका तीसरा अर्थ बताते हुए पंडित जी ने कहा कि इन दोनों का जो गुण है प्रकाश और भुवन का प्रसरण, प्रसरणशीलता, ये गुण जिसमें एकत्र मिलता है वह मनुष्य, और कहते हैं कि वह सामान्य जन। लोक का तीसरा अर्थ है सामान्य जन। और उन्होंने उसको कहा कि आधुनिक मुहावरे में इसी को आम आदमी भी कहते हैं, सामान्य। तो लोक का जो यह अर्थ है, मुझे लगता है यह अर्थ बराबर मौजूद रहा है, और इसी से कहीं न कहीं उनकी रचनात्मकता का स्रोत बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है, उसका श्रोता वहीं से निकल रहा है। पंडित जी के बारे में जब मैं सोचता हूँ और उनके निबंधों में लोक का जो रंग उभरा है, लोक की जो गंध उभरी है, वो सचमुच बहुत ही आकर्षक है। और वह जीवन का पर्याय, जितनी गहराई से वे अपने लोक से जुड़े हुए हैं, उतनी गहराई से कम लोग जुड़े होते हैं। यह अलग से कहने की जरूरत नहीं है कि पंडित जी कितने अधिक विद्वान थे। भारतीय परंपरा ही नहीं, पाश्चात्य परंपरा, पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परंपरा ही नहीं, पाश्चात्य साहित्य परंपरा से उनका बहुत गहरा परिचय था। लेकिन उनका मन जहां रमता था वो यही लोक है, और यहीं से बार बार वे अपने लिए गंध खींच रहे हैं, रस खींच रहे हैं। उनकी जो रस ग्राहिका शक्ति है वह इसी धरती से पैदा हुई है। पंडित जी उसी निबंध में एक जगह कहते हैं, मैं देखिए कितना बहुत उसी इतना, मैं तो जब मैंने पढ़ा उसको नए ढंग से, तो लगा कि इसको बार बार पढ़ने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि हिंदी के श्रेष्ठ निबंधों का कोई भी संकलन अगर सचमुच श्रेष्ठ होने का दावा करता है और उसमें चितवन की छां जैसा निबंध नहीं है, तो मैं उसको श्रेष्ठता की पदवी से कभी नहीं उसे करना चाहूँ। चितवन की छां जरूर उसमें होना ही चाहिए निबंध। आप देखें कि जीवन से कितना गहरा प्यार उसमें मिलता है। गंध में प्रमोद तत्व अपनी पूर्ण कला के साथ अवतीर्ण है। गंध का वाहक बनने में वायु अपना गौरव मानती है। गंध का आमोद पाकर रस उच्छ्वसित होकर आकृष्ट कर पाता है। गंध की लहर पाकर स्पर्श सुखद और मोहक हो जाता है। और रूप को गंध न मिले तो फिर क्या, निर्गंधा युवती सुखा डहडहाए तलाश की ओर, आंख रमना चाहे भी तो मन नहीं रमता। मन का रमना जरूरी है। और अगर मन न रमे खासतौर से निबंध का, तो उसकी निबंध कला में कहीं न कहीं तेज नहीं आ पाएगा। पंडित जी के साथ ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। उनकी निबंध कला
तेजोदीप्त निबंध कला का बेहतरीन उत्कृष्ट उदाहरण है। गंध साधना मैं बार बार कहता हूं, सबसे चरम और कठिन साधना ये पंडित जी का वाक्य है। ऐसे निबंध को कई दृष्टियों से, कई तरह से पढ़े जाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इन दो निबंधों को और कुछ नहीं तो हिंदी गद्य की ताकत के प्रमाण के लिए पढ़ा जाना चाहिए कि हिंदी गद्य कितना परिपक्व था उस जमाने में। एक लेखनी की से निकला हुआ यह गद्य मात्र 25 वर्ष के रचनाकार की लेखनी से उद्भूत यह गद्य बेहतरीन गद्य का नमूना हमेशा हमेशा माना जाएगा, इसमें कहीं संदेह नहीं है। मित्रों, आप सब लोग परिचित हैं इस चीज से कि भारतीय युग हमारे यहाँ श्रेष्ठ निबंधकारों की पंगत बिछी, एक से एक बड़े निबंधकार, और उन लोगों की निबंध कला को देखते हुए विद्वानों ने उसे कहा कि वह जो गद्य था भारतीय युग के निबंधकारों का गद्य, वह हंसमुख गद्य का बेहतरीन उदाहरण। हंसमुख गद्य पंडित जी के यहाँ, पंडित जी के निबंधों का पढ़िए, वो लगता है कि वो पूरी भारतीय की विरासत आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के रास्ते से गुजरते हुए पंडित जी के यहाँ आकर के वो अपना आसन जमा कर बैठ गए। हिंदी गद्य की ताकत को देखना हो तो इन निबंधों को जरूर देखा जाना चाहिए। जिस दूसरे निबंध की मैं चर्चा करना चाहता हूं मित्रों, वह है धनवा पियर भैले मनवा पियर भैले। एक प्रेसी है गांव में रहने वाली, जो अपनी प्रियतमा के लिए संदेश भेज रही है और वो जाता चलाते हुए स्वर गुंजरित हो रहा है उसका, ए राजा ले रहा धाना के सरिया न धानी धनवा पियर भैले मनवा पियर। कामना करे कि मना करे कि अब मत ले आना मेरे लिए साड़ी, कभी मांगी होगी, कभी उम्मीद की होगी, कभी अपेक्षा की होगी इस प्रेसी ने कि धानी रंग की साड़ी मेरे लिए आएगा, अगर आएंगे तो लेते आएगा। अब मना कर रही है, मना करने का कारण बता दिया, धनवा पियर भैले मनवा पियर। धान पीला हो गया, धान की फसल सूख गई है, पीलियाग्रस्त हो गई है फसल, तो मन पीलियाग्रस्त नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है मित्रों। तो धान की फसल जब सूख रही है तो मन की हरितिमा भी सूख गई है, इसलिए अब कोई उत्साह नहीं है। धानी रंग की साड़ी के लिए कोई आकर्षण उसके मन में नहीं है, मना कर रही है। आप देखिए पंडित जी की दृष्टि में किस तरह से ये बात आती है और उसको किस रूप में रखते हैं। फिर 2-3 वाक्य में उनके उद्धृत करूंगा। जात उन्हीं की शब्दावली, जात की चक्की की चुरुर से दूर कलयुगी देवताओं की हवा चक्की बोल रही है। यह आकाशवाणी है। 1950 में लिखी गई पंक्तियां हैं, याद रखिएगा। यह आकाशवाणी है। भारत की खाद्य स्थिति सुधर गई है। आजादी के बाद 3 साल हो गए, दावा होने लगा आकाशवाणी से 1952 तक भारत स्वावलंबी हो जाएगा। रिपोर्ट बंद। फिर उनके वाक्य हैं, आखिर आकाशवाणी को दुख दैन्य से क्या लेना देना। पंडित जी की चिंता के केंद्र में क्या है यह देखें, किसकी व्यथा करता है। दुख दैन्य से क्या लेना देना। आकाशवाणी देवता की वाणी है। देवता का शरीर है ही सुख भोग के लिए, पीड़ा की रंगीनी के लिए तो है ही नहीं। आकाशवाणी देवता की वाणी, उस आकाशवाणी के लिए पंडित जी के मानस में कोई जगह नहीं है। उनकी चिंता के केंद्र में व्यथाग्रस्त वह आम आदमी, वह आम नारी जो पीड़ित है और सचमुच जिसके भौतिक दुख कहीं न कहीं पंडित जी को मत रहे, कृष्णकार को मत रहे। अपने जीवन अपने जगत से अपने लोग से गहराई से प्यार करने वाले रचनाकार के मानस को वह विकल्प किए हुए है। इस तरह की चीज पंडित जी के यहाँ दिखाई पड़ती है।
जात की चक्की हवा में चलती नहीं, वो फिर जमीन पर चलती है। उसके रात में हवा का हल्कापन नहीं, उसमें तो धरती का भारीपन है। धरती में जीने मरने वाले पृथ्वी पुत्रों की व्यथा के भार से वह चक्की दबी हुई है। उसकी कंठ ध्वनि उस व्यथा की कंठ ध्वनि है। आप देखिए और महसूस कीजिए कि उनकी चिंता के केंद्र में कौन कौन सी चीजें हैं और कहां से उनकी रचनात्मकता के स्रोत उठ रहे हैं, जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि आजीवन लोक मन से इतना एकाकार होकर लिखने वाला रचनाकार हिंदी में दुर्लभ है। आजीवन उनकी रचनात्मकता के आखिरी बिंदु को भी देखें तो कहीं कहीं वो चीज आएगी। बार बार वह रस उन्हें बुलाता है, वह धरती उन्हें पुकारती है और घूम फिर करके फिर वो वहां पहुंच जाते हैं। अपनी जड़ों से जुड़ने में गर्व का अनुभव करते हैं पंडित जी। अपनी मातृभाषा से जुड़ने में गर्व का अनुभव करते हैं। अपनी माँ की चर्चा कहते हैं कि मैंने अपनी माँ से ये सब सीखा। और फिर कहते हैं कि मैंने अपनी मातृभाषा से ये सीखा। विंध्य प्रदेश में बहुत दिनों तक रहे थे, कई वर्षों तक रहे थे, तो एक नौकरी के सिलसिले में उन्हें रहना पड़ा था। वहां एक पत्रकार मित्र ने कहीं एक बार में लिख दिया कि विंध्य प्रदेश में भोजपुरी, पंडित जी से बिना सहमति लिए लिख दिया था। थोड़ी सी कटाक्ष जैसी चीज थी उसमें। पंडित जी ने कहा कि यह अगर मैं अपनी मातृभाषा से प्रेम करता हूं तो कोई गलत नहीं है। कहीं भी मैं रहूंगा तो अपनी मातृभाषा से प्रेम करता रहूंगा, लेकिन अपनी माँ से प्रेम करने का मतलब दुनिया के अन्य सभी माँओं से प्रेम करना। जिस माँ का दूध पिया है उसके प्रति थोड़ा सा महत्व ज्यादा होगा, उसके प्रति थोड़ा सा विशेष होगा, लेकिन उसमें उस ऋण का शोध भी मेरी समझ से सबसे बड़ा यही है कि वैसी दूध वाली जितनी माताएं हों सबकी वत्सलता की पात्रता अपने में लाई जाए, क्योंकि माँ एक की नहीं सबकी है और वह अनेक होते हुए भी एक है। यह जो दृष्टि है, ये बड़ी दृष्टि है, ये उन्हें बड़ा रचनाकार बना दी थी। आप देखिए कि किस धरातल से वो शुरुआत कर रहे हैं और किस धरातल पर बने हुए हैं, आजीवन बने हुए। उनकी रचनात्मकता का स्रोत कभी और ऐसे किसी भी रचनाकार की रचनात्मकता का स्रोत कभी नहीं सूझ सकता है जिसे अपने जीवन से, अपने आसपास के परिवेश से इतना गहरा लगाव हो, इतना गहरा प्यार हो। पंडित जी में ये चीज जो है कि बार बार हमको सीखने की जरूरत है और नई पीढ़ी को बतलाने की भी जरूरत है। हमारा कहीं न कहीं दायित्व। एक छोटे से अंश का पाठ करके मैं फिर अपनी बात पूरी करूंगा, मुझे एहसास है इस बात का। तो पंडित जी का जो वह निबंध जिसकी मैं चर्चा भी कर रहा हूँ, मनवान पियर भले, इसका आखिरी हिस्सा पढ़कर और फिर उस निबंध का एक छोटा सा हिस्सा पढ़कर। कृषि पुनरी बिलक रही है और शेष साई की चौमासी नींद उस क्रंदन से भंग होकर रहेगी। धान पीला पड़ेगा तो धान के मन में बसे हुए कृषि देवता का भी हरीफ मन पीला पड़ेगा। उस विराट मन की विराट प्रतिमा कुछ रंग लाके रहेगी, कुछ रंग लाके रहेगी। ऐसी रचनात्मकता, और सचमुच अगर उस रचनात्मकता में यह रंग नहीं होता तो इतनी बड़ी संख्या में हम लोग यहाँ पंडित जी के अवदान को इस तरह से इतने श्रद्धा भाव के साथ स्मरण नहीं कर रहे होते। मैं समझता हूँ कि एक बड़े रचनाकार की जो खूबी है वह अपने आसपास के जीवन से, अपनी परंपरा से, अपने देश की मिट्टी से जितना प्यार उसको करना चाहिए उसने किया है और यह उन्हें मिला है परंपरा से, अपनी परंपरा से। और जाहिर है कि जब परंपरा की बात करते हैं तो उसके दोहराव की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। पंडित जी एक जगह जरूर कहते हैं कि हमारे यहाँ द्वंद्व परंपरा और आधुनिकता में नहीं है। वो कहते हैं इसका निषेध करते हैं, कहते हैं कि परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व का निपटारा तो कालिदास के जमाने में हो चुका था।
संतः परीक्षा भजन जाते जिसकी चर्चा हो चुकी है। तो निपटारा तो इसको किया जाता है, क्या नया है, क्या पुराना है, क्या ये झंझट वो कहते हैं कि हमारे यहाँ द्वंद्व नए और नए के बीच है। कहते हैं कि दो नए हमारे यहाँ है, एक लॉर्ड मैकाले के जमाने का अंग्रेजी बरस, राजा राम मोहन राय के जमाने का अंग्रेजी बरस एक और जो एकदम आजकल का जो जिसको कहते हैं कि जो हताश और निरुत्साहित और सशंकित शंकाग्रस्त जो वर्ग है दूसरी ओर, इन दोनों वर्गों के बीच कहीं तीसरे से कोई झमेला नहीं है। भारत की धरती में ये सवाल बहुत पुराना पड़ गया, अब वो झमेला नहीं है नए और नए के बीच। और पंडित जी जानते हैं कि अपने देश की मिट्टी से अगर हम जुड़े नहीं रहेंगे, बार बार वो कहीं कहीं हम सबको बताते हैं कि आप अगर जुड़े नहीं रहेंगे अपनी श्रेष्ठ दाय से भी आप वंचित रहेंगे। आखिरी हिस्सा, चितवन के लिए किसी वन महोत्सव की अपेक्षा नहीं, वह मरघट का श्रृंगार है, वह मिट्टी के शरीर का उत्कर्ष है और शरीर के मिट्टी में मिल जाने पर उसका एकमात्र अवशेष। सावधान करते हुए देखें, आप देखें, मुझे तो आश्चर्य लगता है कि 25 वर्ष के नौजवान की मेधा कैसी रही है और इतनी जोरदार प्रतिभा का किस जोरदार प्रतिभा का संस्पर्श से मिला था। आखिरी पंक्तियां हैं चितवन की छाया की, इसकी छाया में आने वालों संभल के आना, सोच विचार के आना, अपना सुकृत लुटा के आना और आना तो फिर कभी रोना नहीं। इस पार्थिव साधना में जिसका दूसरा रूप सच्ची साहित्य साधना ही है, दुख की आशा करके आना और तब अनंत मस्ती लहराती मिलेगी, जहां जाने पर लौट के जा न सकोगे। श्रुति पुकार रही है, न सत पुनरावर्तते, न सत पुनरावर्तते। इस गद्य की भाषा पर कौन निशावर नहीं हो जाना चाहेगा। हिंदी गद्य की इतनी परिपक्व, इतनी मजी हुई भाषा पर हिंदी अगर गर्व नहीं करेगी तो किस पर गर्व करेगी। इस तरह का निबंधकार इतना बड़ा गद्य लेकर जिस भाषा में मौजूद हो, वह दुनिया की किसी भी भाषा के सामने सीना ठोक कर खड़ी होगी। पंडित विद्यारिवास जी की असाधारण प्रतिभा का संस्पर्श हिंदी गद्य को मिला, हिंदी साहित्य को मिला और हम समझते हैं कि हम सब लोगों को, समस्त हिंदी प्रेमियों को ऐसे रचनाकार के प्रति बहुत ही सच्चे मन से कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करते रहनी चाहिए। इस तरह के अवसर हमें उनके प्रति एक तरह से उनके ऋण को बार बार स्मरण करने का अवसर, इस तरह के अवसर हमें मिलने चाहिए। मैं पुनः साहित्य अकादमी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पंडित जी को उनके प्रति प्रणत निवेदन करने का एक मौका उपलब्ध कराया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत और जो मैं अनुमोदित कर रहा हूँ डॉक्टर विद्यारिवास सिंह जी को। आप दिल्ली की प्रतिष्ठित लेखिका है, उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक एवं लोक साहित्य, बाल साहित्य आदि विषयों में आपने बिल्कुल कार्य किया है। आपने 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित है, विशेषकर अवधि लोक साहित्य को लेकर के आपने काम किया है और अनेक पुरस्कारों से सम्मानित है डॉक्टर विद्यारिवास सिंह। अपने प्रातःस्मरणीय गुरु जी को नमन करते हुए अध्यक्ष जी को और यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। गुरु जी ने एक ऐसा परिवार हम लोगों को दिया है जो उनके जाने के बाद भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे की सुख की चिंता करता है। उस पूरे परिवार को नमन करती हूँ जो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये परिवार आज भी उनकी स्मृति में
जहाँ भी हम लोग इकट्ठा होते हैं परिवार मिलता है और एक दूसरे से संवेदना रखते हैं। साहित्य कर्मी के प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ और विदेशी न्यास के उस परिवार के प्रति कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझे इतना मान दिया, अपने परिवार का सदस्य समझा और बराबर मुझे उनकी स्मृति में कहीं भी आयोजन होता है उसे जोड़ते रहते हैं। लोग पर आज चर्चा करने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। लोग शब्द को स्थान स्थान पर गुरु जी ने जो व्याख्या की है कुमार जी ने और पहले के वक्ताओं ने भी कल से जो चर्चा होती है उनकी लोग की अवधारणा के बारे में बहुत सारी चर्चाएं की। उन्होंने व्याख्या जो दी है उसका संक्षेप में अगर कहा जाए तो जीवन धर्म, जीवन को आलोक देने वाली दृष्टि है, जीवन के प्रयोजन को समझने की जिज्ञासा है। उनका मानना है कि लोग के स्वर को समझे बिना जीवन धर्म को पूरा नहीं समझता, वो लोग से नहीं है। आज जब लोग के स्वर को मुख्य धारा से अलग होते देखते हैं तो उनकी दृष्टि को समझना बहुत जरूरी हो गया है। आज उसे बाजार की वस्तु बनाने की जो पहल हो रही है उसका विरोध ही करते थे और उसका उत्तर एक लंबी लकीर खींच करके दिया जा सकता है। उसके प्रति निष्ठा पूर्वक आत्मीय भाव से मनन करने की आवश्यकता है। उनकी लेखनी में सामान्य विषय को भी विशिष्ट बनाकर जो शिखर पर पहुंचाने का भाव है। जैसा कि अभी आपने एक निबंधों की चर्चा की, हर निबंध में ऐसे लगता छोटी सी बात से शुरू करते हैं और कहाँ पहुंच जाती है बात, दर्शन की जो रहस्य उसमें आ जाते हैं, समाज की चिंता आ जाती है, पूरे विश्व से संवेदना के स्तर पर जुड़ने की जो ललक हो जाती है वो आपके निबंध उसमें जब लोग की बात करते हैं तो हिंदू धर्म दर्शन की गुण व्यंजना सनातन परंपरा का प्रभाव लोक साहित्य में भी सहज अभिव्यक्त होता है, महसूस किया जाने लगता है। व्रत पर त्योहारों संस्कारों के अनुष्ठानों की चर्चा जब करते हैं तो उसमें लोक गीतों, लोक चित्रों, लोक गीतों, लोक कथाओं में व्याप्त जो भारतीय जीवन दर्शन है उसका मर्म आजीवन उद्घाटित करते रहे अपने व्याख्यानों में भी, अपनी रचनाओं में भी, और वो सब समझ में आ जाता है बड़ी आसानी से, बड़ी आत्मीयता से हमारे भीतर उतर जाती है उनकी बातें। इस अनमोल विरासत का भाव मात्र सहेजने के नहीं, वो कहते थे जीवन व्यवहार में केवल संरक्षण की वस्तु नहीं है लोक परंपरा या लोक साहित्य, इसको जीवन व्यवहार में, क्योंकि संरक्षण तो मृत व्यक्तियों का होता है, अभिलेखागारों में निर्जीव वस्तुएं रखी जाती है, ये जीवन परंपरा व्यवहार में हो हमारी नई पीढ़ी सीखे और अपनी अगली पीढ़ी को उसे सीख कर आगे बढ़ावे। ये हमेशा वो कहा करते थे, हम लोग प्रेरित करते थे कि इसका संरक्षण करो, उसका पालन करो, उसको जीवन व्यवहार में उतारने के लिए कोशिश करो, अपने गीतों के माध्यम से, अपनी कथाओं के माध्यम से, मुहावरों को उनको लेकर के जो कुछ भी बातें हैं इनको आज की पीढ़ी को समझ में आनी चाहिए और आगे की परंपरा बनी रहे कि हम जो सीख रहे हैं उसको आगे देते हैं। उनके विचार से हिंदू होने का अर्थ सही अर्थों में मानव होना है। वो केवल शास्त्र का ज्ञान नहीं, जीवन जीने की शैली और वो जीवन की शैली लोग से ले सकते हैं, ये बराबर धर्म के लोग को अलौकिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण मानते थे क्योंकि वह जीवन व्यवहार का अंग है। इसीलिए ईश्वर मानव देह धारण कर अवतरित होते रहे हैं, ये बताया करते थे। वाचिक परंपरा के स्वर धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, इसकी उन्हें बहुत चिंता थी और कहते थे लोग जीवन का कोई भी मांगलिक अनुष्ठान वाचिक परंपरा के इन गीतों के बिना पूर्ण नहीं होता। उनका एक शब्द है उनके, किंतु अब ये गीत धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। आज तो वाचिक परंपरा ही खतरे में है। मुख्य कारण ये है कि वाचिक परंपरा में समर्पण का भाव जो अपेक्षित है वह भाव उपभोक्ता संस्कृति के प्रभाव से कम हो रहा है। लोग गीत को बस के रूप में देख रहे हैं, लोग अपने भीतर की व्यंजना रूप में लोग
लोकगीत का आनंद तो लेना चाहते हैं, लेकिन उसके उद्देश्य का सही ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। लोकगीतों का मुख्य उद्देश्य विशेष करके संस्कार गीत या पर गीतों पर उनका जोर रहता है। ये स्वयं को ऐसे व्यापक भाव से करना है जिसे भरकर हम जीवन को अखंडित दृष्टि से देखें और मानवीय रिश्ते को विश्वराग की भूमिका के रूप में देखें। ये ब्रज के लोक मंगल का संसार की पुस्तक है, उसमें उद्देश्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लोक मंगल की अवधारणा के बारे में लिखते हैं कि लोक उनकी दृष्टि में केवल मानव समुदाय नहीं है, उनका लोक मनुष्य और सृष्टि की व्यापक साझेदारी का भाव है। भाव शीर्षक कविता में जो मनुष्य और पक्षी के साझेदारी में ही जीवन की मूल्यवत्ता है, यह स्थापित करता है। दूसरा पक्ष यह है कि लोक का अर्थ है गोचर के साथ गोचर रागात्मक संबंध। लोक उनके लिए खुला हुआ संसार है जिसमें एक आंतरिक संगति है, जिसमें मनुष्य की पीढ़ी दर पीढ़ी के साहचर्य का जुड़ाव है और जिसमें नर और नारायण के रिश्तों की भी हजार किस्म के रिश्तों की संभावना की पहचान है और जिसमें एक दूसरे के ऊपर न्यौछावर होने में परम उल्लास का भाव। बातचीत कविता अवधि जो भारतीय ज्ञान की छवि थी, उसकी भूमिका में स्पष्ट करते हैं। बातचीत कविता इस मायने में विशिष्ट होती है कि उसकी बिंब योजना और सादृश्य योजना में अपने ढंग का टटकापन तो होता ही है। बिंब साहचर्य के आधार पर एक से एक मनोरम और हृदय स्पर्शी चित्र मिलते हैं, जैसे लिखित काल परंपरा में उतना नहीं मिलते। वे कुछ मार्मिक पंक्तियों को बार बार उद्धृत करते थे, जैसे सूर्य परदेसिया दिया के प्रेम बरय छतिया। ये गीत बराबर कोट किया करते थे इसी इन पंक्तियों को, और लोग के उपमानों का टटकापन उन्हें बार बार आकर्षित करता है। अखियां तो नहीं जैसे नटिया सुबनवा के ठोड़ जो गीत है, या दुबिया इस छैला आशीर्वाद दिया जाता था, या उठवा सुबह गुलाबी जो लोकगीतों की पंक्तियां हर बार को आशीर्वाद देते समय या नवजात शिशु को, ये इनका जो उपमानों का जो टटकापन है, ताजगी है, उसे वे साहित्य में उपयोग करने के लिए कहते ही थे कि इनके उपयोग से लिखित साहित्य में भी ताजगी है। लोकगीतों में अवध के लिए समय का जो अंतराल है उसमें व्यक्त हुआ है किस तरह। एक गीत है, कभी मैंने गाया था कहीं, तो उसको कहते बार बार गाते तो उस गीत को सुनाओ। बहू अपने सास कहती है कि कौनी उमरिया सासू निबिया लगाए, कौनी उमरिया कई बदिसवा होना। कहती सास की खेलत उदर गोबर निबिया लगाए और रेखिया बिनत गए विदेशवा होना। मसे भीगते विदेश गया तो फई गई निबिया, लहसी गई डरिया, तब उन लौटे परदेसिया होना। ये तो समय का अंतराल कि कब बचपन में खेलते कूदते नींद लगाई थी और आज वो नींद लहस गई, डर गई, भर गई, मैं भी युवती हो गई हूँ, लेकिन अभी तक वो नहीं लौटी। उसी तरह कई गीत हैं ऐसे जिसमें समय के अंतराल को व्यक्त किया गया है, तो उसको बार बार सुना करते थे। उनका मानना है कि विभिन्न क्षेत्रों के लोग धुनों में अद्भुत मेल है। कविता प्रायः संवादात्मक आख्यान के रूप में होती है। कौन किससे कह रहा है, यह अंश संदर्भ से सूचित होता है। घटनाओं के बीच के अंतराल में काव्य संवेदना की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण नहीं है, वे अंश छोड़ दिए जाते हैं गीतों में। गीत के टुकड़े से घटना का आभास मिलता है। यह संक्षिप्तता और इस संगठनात्मक कसाव में अर्थग्रहण की कठिनाई या संबद्धता नहीं होती। कविता की कड़ियां सोपान जैसी होती हैं और चरम सोपान तक पहुंचकर कविता विराम पाती है। वे बातचीत कविता की दूसरी विशेषता बताते हैं तो उसमें पद शैली की कविता की तरह तुकांत पर उतना बल नहीं होता जितना लय के उचित विराम पर